दोस्तों नमस्कार। आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। उनकी स्मृतियों को नमन, उनकी शहादत को सलाम। एक ऐसे वक्त में जब मणिपुर जल रहा है, औरतों की नग्न परेड कराई जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, सत्ता गूंगी और बहरी हो गई है और विपक्ष जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष को कहीं मीडिया में आने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया चारण और भाट में तब्दील हो गया है। वो सत्ता की पहरेदारी कर रहा है, लेकिन इस देश में होने वाली घटनाओं पर वो खामोश है। ऐसे वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद को याद करना, उनकी विचारधारा को याद करना, आज समाजवाद का मतलब 5 किलो राशन की लाइन में लोगों को लगा भर देना है, लेकिन उनके नागरिकता बोध को, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचल दिया गया है। ऐसे वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृतियों से हम रूबरू होना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की हम सबसे पहली मुलाकात उन मंचों पर हुई जिन्हें हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते थे। वो मंचन जहां छोटे छोटे बच्चे सजे धजे, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनता है, कोई भगत सिंह बनता है, कोई गांधी बापू बनता है, कोई जवाहरलाल नेहरू बनता है, तो कोई संविधान हाथ में लिए हुए डॉक्टर अंबेडकर के रूप में सामने आता है। तब हमारी मुलाकात इन क्रांतिकारियों से हुई। लेकिन इस देश से पहली मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद की होती है 1921 के असहयोग आंदोलन में। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा नाम क्या है, जवाब मिलता है आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता, घर जेल खाना, सजा होती है। इस 15 साल के किशोर को 15 बैतों की सजा मिलती है, और 15 बैतों का मतलब है कि शरीर का लहूलुहान हो जाना। और उस दौर में जो लोग 90 बैतों को सह सकते थे उन्हें खलीफा कहा जाने लगता था। ये 15 साल का किशोर 15 बैतों की सजा को हंसते हंसते वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ सह जाता है। जेल से निकलते समय 3 पैसे मिलते हैं। उन पैसों को जेलर की मुंह पर मारते हुए चंद्रशेखर बाहर निकलते हैं। जो जख्म उनको मिले थे, उनके जख्मों से खून रिस रहा था, कुछ दिनों तक आराम किया। फिर दाखिला लिया चंद्रशेखर आज़ाद ने काशी विद्यापीठ में, जो गांधी ने स्थापित किया था। इसके पहले जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो वहाँ के संस्कृत कॉलेज के गेट पर हुई थी, लेकिन काशी विद्यापीठ में संस्कृत के छात्र के रूप में दाखिल होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ये नाम यहीं से उनका हुआ। पहले वो चंद्रशेखर तिवारी हैं, ये नाम। और बहुत सारे लेखक, बहुत सारे संस्मरण लिखने वाले, उनके अपने साथ के लोग ये कहते हैं कि उस 15 साल के किशोर का बड़ा स्वागत हुआ था बनारस में जेल से निकलने के बाद। और फिर जब काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया तो तमाम दोस्तों की हिम्मत नहीं होती थी कि इस आज़ाद के साथ कैसे दोस्ती की जाए। लेकिन 1923 तक आते आते चंद्रशेखर आज़ाद गांधीवादी रास्ते को छोड़ करके क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते हैं। उनको लगने ये उम्र क्या है, महज 17 साल की।
लेकिन उनको ये लगता है कि संभवतः गांधी के रास्ते से इतने शीघ्र आज़ादी को नहीं प्राप्त किया जा सकता और इस देश के प्रति, भारत माता के प्रति बलिदान करना जरूरी है। वो चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल कर के बहुत सारे कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। वो जो उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का गुट बना, उसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आपको मालूम होगा कि बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन इसके पहले बेहद मकबूलियत प्राप्त कर चुका था, बहुत प्रसिद्ध था, जहां पर कुछ हिंसक कार्रवाइयां भी की गई थी और अंग्रेज सरकार उनसे बेहद भयभीत थी। इसीलिए ये रास्ता अख्तियार किया गया। लेकिन इस क्रांतिकारी आंदोलन के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी आर्थिक। कैसे अस्त्र शस्त्र हासिल किए जाएं, कैसे रोटी का जुगाड़ किया जाए, कहां पे रुका जाए, क्योंकि लगातार उनको भेष बदलने पड़ रहे थे, स्थान बदलने पड़ रहे थे, यात्राएं करनी पड़ रही थीं। और चंद्रशेखर आज़ाद की तो खूबी थी कि वे बहुत आसानी से भेष बदलने में माहिर थे और यही वजह है कि अपने पूरे क्रांतिकारी जीवन में वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। एक विश्व रिकॉर्ड है उनका कि जो सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारी आंदोलन में रहा। ये चंद्रशेखर आज़ाद, पहला कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड, लखनऊ के बेहद पास। एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना था, उसको लूटने की योजना बनाई गई। 10 क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे उसकी योजना बनाने में। चंद्रशेखर आज़ाद की 3-4 बड़ी खूबियां थीं। एक तो बेहतरीन सेनापति, माने लीडरशिप बहुत अच्छी मानी जाती थी, भेष बदलने में माहिर और योजना को रूप देने में भी, कहाँ कैसे उस घटना को अंजाम दिया जाएगा और कैसे बच के निकला जाएगा, ये पूरी कार्य योजना चंद्रशेखर आज़ाद बनाते थे। इनमें शामिल हुए 40 के करीब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 18 माह तक लखनऊ में मुकदमा चला और बेहद फेमस मुकदमा उस समय का। पैदल कभी पेशी के लिए जाते थे ये क्रांतिकारी, कभी बग्घी में बैठ करके जाते थे, सड़कों पर गीत गाते थे। रामप्रसाद बिस्मिल उसमें शामिल थे। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तमाम क्रांतिकारी गीत उसी समय रचे गए। उस काकोरी केस के बाद जो पेशी हुई और उसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। बाकी के लोगों को आजीवन कारावास मिला। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हत्थे नहीं चढ़े, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई और चंद्रशेखर आज़ाद कभी झांसी, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी बनारस, कभी आगरा और फिर कभी लाहौर, इन तमाम स्थानों पर लगातार वो अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते थे और भेष बदल करके रहते थे, नाम बदल करके रहते थे। दूसरी जो बड़ी कार्रवाई है वो बम कांड की है। असेंबली में जो बम फेंका गया था और सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस दल में वो शामिल थे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उस दल में तमाम ये क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 तक आते आते उस दल को पुनर्गठित करने की जरूरत महसूस हुई
और इसमें तब तक शहीद आजम भगत सिंह की एंट्री हो चुकी थी। भगत सिंह जो पैनी सोच रखते थे, लेकिन इस बैठक में जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई, पहले दिन बैठक नहीं हो सकी, दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद को सर्वसम्मति से उस दल का सेनापति चुना गया। लेकिन आंखों में तकलीफ थी चंद्रशेखर आजाद को, इसलिए उस बैठक का संचालन भगत सिंह ने किया। और भगत सिंह ने उस पूरी वैचारिकी को स्पष्ट किया। आप गौर कीजिए, ये 1928 का दौर है। भगत सिंह जो दुनिया के तमाम क्रांतिकारियों के किताबों को पढ़ रहे थे, आयरिश इतिहास को पढ़ रहे थे, रूस की क्रांति को समझ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद भी, और उसमें एचआरए में सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ने की बात कही गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने कहा कि हम उस अंग्रेज सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए आज़ाद भारत का सपना क्या है। वो आज़ादी मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, स्त्रियों की। और उसी समय भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को आप देखिए तो 1857 की क्रांति से लेकर के आदिवासियों के विद्रोह को, इस सब को बाकायदा अध्ययन किया जा रहा था। तो इसीलिए चाहे आदिवासी का सवाल हो, चाहे दलितों की आज़ादी का सवाल हो, उसमें मजदूरों, किसानों की आज़ादी का सवाल हो, ये प्रमुख बन रहा था। और इसीलिए उस समाजवादी सोच के साथ ये एचएसआरए गठित होता है। ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है समानांतर और मुख्य धारा का वही आंदोलन है, जिसमें गांधी असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन वगैरह चला रहे हैं। और वो कांग्रेस का आंदोलन अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाया है कि उसका लक्ष्य क्या है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो पूर्ण स्वराज के लिए अपना लक्ष्य स्थापित नहीं कर पाया, नहीं घोषित कर पाया है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है, जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू को उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है तब। लेकिन ये जो सोशलिस्ट शब्द है वो जुड़ता है 1928 में ही एचएसआरए में। तो बहुत स्पष्ट अवधारणा। लेकिन इसी के बाद कुछ कार्रवाइयों को अंजाम देना था, और वो पहली कार्रवाई थी सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह और राजगुरु ने उस सैंडर्स पर गोली चलाई थी। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय पर लाहौर में लाठियां बरसाई गई थीं, और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। जब सैंडर्स को गोली मारी गई भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा, दूसरे दिन उस लाहौर में पोस्टर चिपकाए गए कि सैंडर्स की मौत हुई है और लाला लाजपत राय का बदला पूरा हो गया। लेकिन इस घटना के पीछे पूरी तरीके से रणनीति चंद्रशेखर आजाद की थी। बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते थे। वो खुद वॉच कर रहे थे, सारा निर्देश उनका था। पहले वो देख करके आए थे कि जहां निकलना था सैंडर्स को मोटरसाइकिल पर बैठ करके, कौन कौन होगा, कैसे उस पर हमला किया जाएगा, ये लगातार निगाह रख रहे थे, निर्देश दे रहे थे। जैसे ही सैंडर्स की हत्या हुई, भगत सिंह और राजगुरु को उस लाहौर के डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की तरफ जाने का इशारा किया चंद्रशेखर आजाद ने। खुद पीछे से वो निकलते हैं। लेकिन ये जो सैंडर्स के साथ में एक अंग्रेज सिपाही था और एक भारतीय सिपाही था, चरण सिंह, वो पीछा करता है इन दोनों लोगों का। उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने चुनौती दी, लौट जाने के लिए कहा कि खबरदार जो आगे बढ़े। तो जो अंग्रेज सिपाही था वो तो ठिठक गया और लौट गया। लेकिन चरण सिंह
नहीं लौटा, चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाई अपने पिस्टल से, जिसे वो बुखारा कहा करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। एक घटना और मुझे याद आती है कि जब चंद्रशेखर आजाद झांसी जाया करते थे, ये अगर आप क्रांतिकारी आंदोलन देखिएगा तो बनारस से होते हुए लखनऊ, कानपुर, झांसी, कभी आगरा उसका सेंटर बनता है, लाहौर भी थोड़ा बहुत, वहां पर वो कई बार जाते थे और उसके आसपास उस मध्य प्रदेश के इलाके में भी। और खुद चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पैदा हुए थे, हालांकि उनके पूर्वज इसी कानपुर जिले के रहने वाले थे। तो वो अक्सर झांसी की तरफ निकल जाते थे क्योंकि वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, और वहां पर जब वो जाते थे तो कई बार उनके दोस्त कहते थे कि वहां कोई आसनाई है क्या, आज़ाद की कोई मोहब्बत है क्या। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि उनकी मोहब्बत तो उनके पॉकेट में है, वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी पिस्टल से करते थे। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार वाच कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे, और चन्नन सिंह को उन्होंने गोली मारी, लेकिन बाद में अफसोस भी जाहिर किया और ये भी कहा कि ये इसकी भक्ति तो देखिए, जो भारतीय है वो पीछा नहीं छोड़ता है जबकि वो अंग्रेज लौट जाता है, और मुझे ये मजबूरी में एक अपना कारतूस बर्बाद करना पड़ा, उसको मारना पड़ा। ये समझ थी चंद्रशेखर आजाद की कि एक भी भारतीय भले ही वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो, उसको तभी हताहत किया जाए जब बिल्कुल स्थिति ऐसी हो कि या तो खुद या फिर वो। इसलिए वो कभी उन्होंने मुखबिरों के साथ भी कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन वो नजर रखते थे बराबर। अब लाहौर में जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, ऑब्वियस है कि चारों तरफ ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश सिपाही फैल गए। सीधे छापेमारी हुई उस हॉस्टल पर, डीएवी कॉलेज के, लेकिन भगत सिंह राजगुरु नहीं थे। और उसके कुछ दिनों के बाद ये सब निकलते हैं वहां से। भगत सिंह निकलते हैं दुर्गा भाभी के साथ, भगवती चरण की पत्नी, और एक बेहद अमीर व्यक्ति के रूप में प्रथम श्रेणी की यात्रा करते हुए, और राजगुरु उनके नौकर बनते हैं, नौकर बन के निकलते हैं। भगत सिंह और दुर्गा भाभी तो चले जाते हैं कलकत्ते, राजगुरु लखनऊ में उतर जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद अभी भी लाहौर में फंसे हुए थे, लेकिन बेहद माहिर चंद्रशेखर आजाद ने एक दूसरा तरीका निकाला। एक भक्त मंडली तैयार हुई कीर्तन करते हुए, और मथुरा जाने के लिए वो सवार हुए पूरा कंठीमाला पहन करके। पुलिस जरा भी भनक नहीं उनकी पाती है, वो निकल जाते हैं। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद चकमा बराबर देते थे। उसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम हुआ वो था असेंबली में बम फेंकने का, बहरे कानूनों को सुनाने का। और ये लगातार कोशिश हो रही थी कि ये जो औपनिवेशिक सरकार है, ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत देश को आज़ादी देने के सवाल पर खामोश है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। मजदूरों की आज़ादी का सवाल, उसके पहले बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, तो उसमें बम फेंका जाए, ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाना था। उसमें भी अग्रणी भूमिका चंद्रशेखर आजाद की होनी थी, लेकिन प्रकट रूप से इसमें भगत सिंह को होना था, बटुकेश्वर दत्त को। ये दो लोग शामिल होते हैं और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकते हैं, जिसमें धमाके की आवाज होती है। कोई उसमें हताहत नहीं होता है, और ये दोनों ही अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उसके बाद की कहानी आपको मालूम होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये बम बना कैसे, वो हम लोग जानते हैं। बम का दर्शन भगवती चरण की मौत भी बुंदेलखंड झांसी के आसपास हुई, वहां बम को टेस्टिंग करते समय। भगत सिंह खुद झांसी गए थे बम को टेस्ट करने, उसका परीक्षण करने के लिए। झांसी के पहाड़ों में बेतवा नदी के आसपास बम का परीक्षण किया गया था, जो बाद में असेंबली में आकर के वो धमाके में तब्दील हुआ। इस तरह की घटनाएं और चंद्रशेखर आजाद लगातार
बचते हुए इन सबको वॉच कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उनको अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस लाहौर षड्यंत्र केस में, यानी ये जो सैंडर्स की हत्या की गई थी और असेंबली में बम, इसमें भगत सिंह और इन तमाम क्रांतिकारियों को फांसी की सजा होती है। चंद्रशेखर आज़ाद अब थोड़े अकेले पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन को जारी रखने का पूरा ख्वाब बुना हुआ था। लेकिन उनकी बड़ी चिंता थी कि इन क्रांतिकारियों को जो जेल में हैं उनको बचाया कैसे जाए। दोस्तों, 1931 तक आते आते आप याद कीजिए कि जब इन क्रांतिकारियों की शहादत हुई, गांधी इरविन समझौता चल रहा है, देश को कैसे आज़ाद किया जाए इसको लेकर के गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ। उसी समय जब गांधी इरविन समझौता होने वाला है, बातचीत चल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद एक दिन पहुंचते हैं इलाहाबाद और नेहरू के आनंद भवन, वहां मुलाकात करते हैं। उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने उसका जिक्र किया और जिक्र किया खुद नेहरू ने अपनी कहानी में, अपनी आत्मकथा में, कि अचानक एक ऐसे व्यक्ति से मेरा सामना हुआ, एक ऐसे अजनबी से कि जिसका नाम मैंने कभी 10 साल पहले सुना हुआ था। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले खुद जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। असहयोग आंदोलन के दिनों में वो 15 साल का किशोर गिरफ्तार हुआ था। उसके जेल जाने और अदालत में बयान बहुत फेमस हुआ था। नेहरू उस समय से परिचित थे। नेहरू से बातचीत हुई। कुछ लोग, और खास करके वो दक्षिणपंथी जो आज सत्ता में हैं, वो आरएसएस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या में, उनकी शहादत में नेहरू का रोल है और वो इसी को आधार बनाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब पहुंचते हैं आज़ाद तो वो बात करते हैं और नेहरू से पूछते हैं कि गांधी इरविन समझौता में क्या इन क्रांतिकारियों के बारे में कोई बात होगी। नेहरू ने पहले कहा कि जो आतंककारी घटनाएं हैं इसको लेकर के हम लोग या गांधी कैसे बात रख सकते हैं, उनके लिए सिद्धांत का मामला है। आज़ाद ने तर्क दिया कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं वो अपनी आत्मरक्षा में हुई हैं। नेहरू सहमत होते हैं, लेकिन नेहरू की एक चाहत है, नेहरू सलाह देते हैं और ये बात विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखी है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नाम की एक किताब में, जो खुद चंद्रशेखर आज़ाद के साथी हैं। उनसे ज़्यादा प्रामाणिक कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर आज़ाद को नेहरू ने कहा कि आप रूस निकल जाइए क्योंकि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो आपके पीछे पड़ी हुई है। विश्वनाथ वैशंपायन ने तो यहां तक लिखा कि नेहरू ने उनको 1500 रुपए भेजे, यशपाल के जरिए गए। जो यशपाल ने, वो रुपए जाते हैं शो मूरत सिंह के जरिए। यशपाल के पास पहुंचते हैं। यशपाल ने 500 रुपए चंद्रशेखर आज़ाद को दिए और 1000 रुपए क्रांतिकारी आंदोलन के साथियों के लिए खर्चा रखा गया। दोस्तों, ये याद करने वाली बात है आज के दिन कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने माँ बाप को छोड़ करके क्रांतिकारी आंदोलन में शरीक हुए थे। बीच में वो एक आध बार अपनी माँ से मिलने भी गए, लेकिन बेहद गरीब उनके माँ बाप, मतलब उतने अमीर भी नहीं थे। उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने आर्थिक सहयोग कुछ करने में वो असक्षम रहे, नहीं किया। जबकि एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनको 200 रुपया दिया कि आप अपने माँ तक ये पैसे पहुंचा दें। चंद्रशेखर आज़ाद ने वो पैसा क्रांतिकारियों पर खर्च किया।
उनके खाने का इंतज़ाम, उनके जाने का, उनके रहने के इंतज़ाम पर। जब गणेशशंकर विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो पराधीन है, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो भूखे सोते हैं। मेरे माँ बाप को तो कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाता है, इसलिए उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता। यहाँ पर भी जो 500 रुपया उनके पास पहुँचा, और यशपाल पर हालांकि आरोप हैं कुछ, तो वो क्रांतिकारी जो तमाम लोग थे उनके खर्चे के लिए वो पैसा रख लिया गया। नेहरू ने वादा किया था कि 5,000 रुपये देंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इस बात को सुना कि नेहरू चाहते हैं कि वो रूस चले जाएं, आज़ाद ने उसको खारिज किया और कहा कि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, ऐसे समय में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो शत्रु से लड़ते लड़ते यहीं मरूंगा। और यही हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद वहीं इलाहाबाद में हैं, और वो एक दिन अल्फ्रेड पार्क में सुबह, जो ये कोई दिनचर्या नहीं है उनकी घूमने की, लेकिन लगातार उनको जाना था, निकलना था वहाँ से। अल्फ्रेड पार्क में पहुँचते हैं। 27 फरवरी 1931 की तारीख है। उस पार्क में उन्होंने अचानक वीरभद्र तिवारी को देखा। वहाँ से वो गुजर रहा था, और वीरभद्र तिवारी यशपाल को लेकर के कुछ आशंकाएं थीं मुखबिर होने की, इसलिए आज़ाद चौंके। एक और व्यक्ति उन्होंने देखा पुलिया पर बैठा हुआ दातून करते हुए। आंखें मिली, घूर करके देखा तो उन्होंने एक दूसरे को। आशंका हुई चंद्रशेखर आज़ाद को। उसी समय उन्होंने देखा कि गेट से एक गाड़ी दाखिल हो रही है, एक कार दाखिल हो रही है, जिसमें से एक एसएसपी और कुछ कांस्टेबल निकलते हैं। एसएसपी जो उस समय का है वो है जॉन नॉट बोबर, जिसने अपनी डायरी में इस पूरे वाक़ये के बारे में लिखा है, जो अभी भी लखनऊ के संग्रहालय में रखी हुई है। उसने पूछा चंद्रशेखर आज़ाद से कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम लोग। चंद्रशेखर आज़ाद समझ गए, हालांकि वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने अपनी पिस्टल पर हाथ रखा। उसके पहले ही जब वो पिस्टल अपनी निकाल करके गोली चलाते, एक गोली सामने से आकर के उनकी जांघ में धंस गई, गिर गए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद बेहद मजबूत काठी के थे, बहुत स्वस्थ, खाने पीने में भी हमेशा ध्यान रखने वाले, 500 से कम दंड बैठक नहीं लगाते थे। गिर जाते हैं और वहीं पिस्टल निकाल करके ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू करते हैं। ये जो एसएसपी है बोबर, वो चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करता है। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद होते हैं उस अल्फ्रेड पार्क में। तब भी बर्दाश्त नहीं होता है अंग्रेज़ हुकूमत को। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद के शौक के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इलाहाबाद के तमाम लोगों ने पहुंच करके उस शव को लिया और दूसरे दिन गंगा के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नुमाइंदे पहुंचे पुरुषोत्तम दास टंडन की अगुवाई में, उसमें कमला नेहरू भी हैं। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे, जिन्होंने बहुत तारीफ की कि इस नौजवान ने आज फिर से इलाहाबाद का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। ये चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी देना तो मुनासिब समझा, लेकिन भारत से बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, जबकि फिक्रमंद नेहरू ये चाहते थे। और जब भी बात होगी आज़ादी के आंदोलन की, इन क्रांतिकारियों को हमेशा शिद्दत के साथ याद किया जाएगा। आज़ादी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है, उसका इतिहास कभी मुकम्मल नहीं हो सकता बिना क्रांतिकारियों का जिक्र किए हुए, बिना उनके शहादत को, उनके प्रयत्नों को याद किए हुए। मैं फिर से उन्हें याद करता हूँ उनके ही अल्फाजों के साथ कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे।
और वो अंतिम पंक्तियां कि आज़ाद हैं आज़ाद हम आज़ाद रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।